आप देख रहे हैं मुकाबला और हम आपको एक बार फिर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां अफगानिस्तान के मसले पर प्रधानमंत्री अपने सुझाव भी सामने रखेंगे। अफगानिस्तान हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, खास करके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय मास्टन, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल के सिंह और अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, शुरुआत में आपसे करूं। प्रधानमंत्री जी अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपनी राय सामने रखेंगे, लेकिन कई बार भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान को अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हालिया जो जम्मू कश्मीर में हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से गतिविधियां लगातार बढ़ती चली गई हैं, क्या तालिबान पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ा रहा है या दरअसल ISI का नया चीफ ये सब कुछ करवा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देने से पहले ये कहना जरूरी है कि जो G20 की मीटिंग है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा आज है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफगानिस्तान में पैदा हो गई है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में अभी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज तो दिया नहीं है। वहां लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है, वहां लोगों को दवाई की प्रॉब्लम हो रही है, बिजली, पानी, रोजगार, एजुकेशन, ये सब प्रॉब्लम से बड़ा पीड़ित हो रहा है। ये ह्यूमैनिटेरियन एक बड़ी भारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गई है। अमेरिका ने भी इसको कहा हम इसको मदद करेंगे। G20 का इस समय मेन मकसद है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगान नेशनल्स हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा अजय जी कि अफगानिस्तान के आवाम का हमारे भारत की आवाम के संग एक बड़ा अच्छा लगाव है। वी कैनॉट निग्लेक्ट देम। हालांकि वह तालिबान टेररिज्म को फैला रहा है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान उसको किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता सिवाय हथियार देने के और बारूद देने के। वो मारने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। देख रहे हैं आप, पिक्चर दिखा रहे हैं मुझे कि क्या हो रहा है वहां पे। तो पाकिस्तान की जो एड अफगानिस्तान में जा रही है वो केवल तालिबान को और मजबूत बना रही है टेररिज्म की तरफ। तो हमारे सामने इस समय दो चुनौतियां बड़ी जबरदस्त। एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को किस तरह से बंद किया जाए, किस तरह से कंट्रोल में लाए जिससे कि आवाम वहां परेशान ना हो, भूख से ना मरे, बीमारी से ना मरे, तो पानी और बिजली की वजह से न मरे, कपड़े लत्तों की वजह से न मरे। और दूसरा यह है कि किसी किस्म से कुछ इस तरीके की कंसेंसस बनानी पड़ेगी G20 नेशंस के अंदर ग्लोबली कि किसी तरह टेररिज्म को कमजोर किया जाए, बंद किया जाए, रुकावट पैदा की जाए। जो देश तालिबान के साथ घूम रहा है टेररिज्म को फैलाने के लिए, वर्ल्ड के अंदर मुसीबत बना पड़ा है पाकिस्तान, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? वी हैव टू थिंक अबाउट what to do with where the terrorism is starting from। वो उनको लश्काता है, तालिबान को मदद करता है, बारूद देता है, बंदूक देता है, हर किस्म की उनको सेंचुरीज देता है। तो पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है जिसको G20 को जरूर हल करना है आज, कि पाकिस्तान को टेररिज्म से किस तरह से बंद किया जाए, दूर किया जाए, आइसोलेट किया जाए और उनको एक तरह से वर्ल्ड के अंदर नो पर्सोना नॉन ग्राटा की स्टेटस दी जाए। उनको फाइनेंशियल एड बंद की जाए, तब इनकी समझ में आएगा, तब वो उनको भी वो हालत। फिर बात वही होगी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई पाकिस्तान में। इनको दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर द रूट कॉज ऑफ कॉजिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, बिजली मिल रही थी, हमने $3 बिलियन का बना रखा है पावर प्लांट, वो जाने चल रहा है कि नहीं चल रहा। दवाइयां सारी इंडिया से जाती थी, आज जहाज नहीं जा रहा, दवाइयां कैसे जाएंगी? और रोजगार था, बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने, लड़कियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी। बिल्कुल जनरल प्रसाद, जिस तरह से अब अफगानिस्तान के हालात हैं, वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अशोक जी, अब इस सवाल को थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान फोकस रखते हुए मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से अब लश्कर तैयबा और उसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद ने नाम बदलकर अपने नए संस्थान शुरू कर दिए, घाटी में हमने देखा है एक बार फिर से बहुत रिन्यूड तरीके से वेंजेंस के साथ वहां पर हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं जिसके डर से कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है और एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसी का डर था, इसी के बारे में भारत बहुत पहले से बोल रहा था। जो अगर वहां पर तालिबान आता है तो वो केवल वो उस अपने देश के लिए नहीं, अफगान लोगों के लिए नहीं, परंतु पूरे इस क्षेत्र के लिए, पूरे इस रीजन के लिए ये बहुत ही खतरा बनेगा। और इसीलिए बार बार भारत यही कह रहा है जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, का जो टेरिटरी है, उसको आतंक के लिए नहीं उसका इस्तेमाल होने देना चाहिए। क्योंकि एक तो वहां से जो भी इतने सारे आतंकी गुट हैं, आपने जैश का नाम लिया, लश्कर का नाम लिया, ये सभी वहां पर गए थे
और तालिबान के साथ उन्होंने अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध लड़ा, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर भी उन्होंने अटैक्स किए। उसके अलावा अलकायदा भी है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, और भी बहुत हैं, जमात अंसरुल्लाह है, इस्लामिक मूवमेंट, ये सभी आतंकी गुट हैं वहां पर, और कुछ भारत की तरफ हैं, कुछ मध्य एशिया की तरफ हैं, कुछ और देशों की तरफ हैं। तो इसीलिए ये केवल अफगानिस्तान का ही मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला हो जाता है। इस्लामिक स्टेट तो और भी बहुत दूर दूर जगह पर भी अपने यहाँ पर आतंकी हमले कर सकती है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में हमको इसका पहले इससे मालूम था, परंतु अब जो है उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनी थोड़ी सी बदली हैं। जैसे कि अब जिसे कहा जाए, बिल्कुल टेक्निकल सेंस में तो उसे लोन वुल्फ नहीं कहा जा सकता, परंतु छोटे छोटे गुट में आकर एक दो आकर और छोटे स्मॉल आर्म्स पिस्टल को लेकर वो उसका प्रयोग करते हैं और उससे वो अपना मारते हैं। और उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो एक मेन गोल है, वो है कि वहां की जो सौहार्दपूर्ण स्थिति है, जो अलग अलग धर्मों के बीच में मुसलमान और सिख और कश्मीरी पंडित हिंदू, उनके बीच में कैसे दरार डाली जाए। इसलिए आपने देखा है स्कूल में भी वहां वो गए, उन्होंने कहा मुसलमान एक तरफ हो जाइए, नॉन मुस्लिम्स एक तरफ, उनको उन्होंने पिस्टल से मार दिया। और पिस्टल अब ऐसे छोटे स्मॉल आर्म्स हैं जिससे कि उनको इतना उनको पता करना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ी आसानी से वो छुपाए जा सकते हैं। तो इसलिए देखिए एक नया उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, और मेरे विचार से हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सुरक्षा कर्मी हैं वहां पर, बिल्कुल ठीक तरीके से उसको देखेंगे, जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, और इसका हल भी उनके पास बहुत जल्दी निकल आएगा। परंतु जो हम G20 की आज बात कर रहे हैं अजय जी, वो ये है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और वहां पर जैसे उसे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है, उसका वो कैसे प्रयोग कर रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, ये पूरी दुनिया के सामने उसको बेनकाब करना होगा, और पूरी दुनिया के द्वारा उसके ऊपर दबाव डालना होगा, जो वो अपनी ये जो काम है इनको आगे नहीं लेकर जाए। बिल्कुल। मेजर जनरल संजय वेस्टर्न जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आमतौर पर अपनी बेबाकी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन जब भी हम आतंकवाद के मसले पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। शायद डिप्लोमेटिकली ये बात सही भी है, लेकिन आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि वी शुड कॉल द डेविल बाय द नेम? अजय, आई एब्सोल्युटली, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल अभी वक्त आ गया है, क्योंकि जड़ सारी पाकिस्तान की है, सब कुछ प्रॉब्लम वहीं पर है। तो अभी कोई वजह नहीं है कि G20 में खासकर, क्योंकि ये बड़ी ग्रुपिंग है, इससे पहले क्वाड में हमने बोला, ब्रिक्स में बोला, और कुछ जो बायलैटरल टॉक्स हुई थी उसमें बताया है, बट अभी मेरे ख्याल समय आ गया है, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए और बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि वो क्यों कर रहा है और करता रहेगा। और देखिए आज की तारीख में ये जो कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो ठीक है, एलाइज होने चाहिए, बट हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत क्लियर होना चाहिए, और मेरे ख्याल वो है कि हमें वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, तालिबान नहीं चाहिए, बिकॉज तालिबान इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। हमें अपने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए विच इज प्रो इंडिया, एंड वो तालिबान के और टेररिज्म के और बाकी चीजों के अगेंस्ट है। और एक और चीज जो जनरल शंकर साहब ने बोला, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और दूसरा टेररिज्म। बट इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी को रेस करनी चाहिए, वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, उनको भी गवर्नमेंट प्रोसेस में लेना चाहिए। और चौथा है ड्रग्स, 90% ऑफ द ड्रग ट्रेड तो वहीं से हो रहा है, और आप देखिए सारा ये ईरान, और मैं तो बोलूंगा 33% तो पूरा पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। मैं जब अपनी डिवीजन कमांड कर रहा था फिरोजपुर में, मैंने वहां इतने टॉक्स लिए थे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कि पंजाब में कितना ड्रग्स इंडक्शन हो रहा है। ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, हमारी फौज के लिए हानिकारक है, और यंग जनरेशन के लिए हानिकारक है। तो अभी आपका सवाल बिल्कुल उचित है। मेरे ख्याल अभी समय आ गया है कि हमको डायरेक्ट बोलना चाहिए। अगर हम चाइना का नाम ले सकते हैं तो पाकिस्तान का क्यों नहीं? किस चीज का डर है? बिल्कुल, मेरे ख्याल
बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आईएसआई के नए चीफ के आने के बाद से हम एक नई वेव ऑफ टेररिज्म जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और एक तरह से 90 के दशक को दोहराने की कोशिश भी की जा रही है। इस नए वेव को ब्लंट करना कितना जरूरी है हमारे लिए और क्या हम इसको बहुत सशक्त तरीके से कर सकते हैं? क्या आज हमारे पास ये पॉलिटिकल विल और ग्राउंड पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? अजय साहब, आपने ये कहा है कि नई वेव आई है, क्या कश्मीर में आई है, और आईएसआई का नाम आपने लिया कि क्या वहां के चीफ के बदलने के बाद हुआ है। देखिए, वहां पर चीफ आते हैं और जाते हैं, चीफ से कुछ लेना नहीं। आईएसआई जो डीप स्टेट है और वो एक आर्मी का एक धड़ा है और वो आर्मी से ही कंट्रोल होता है, ये मान के चलिए, तो वो चीजें वहां से चलती हैं और ये चल रही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। इसके पहले जो वहां के चीफ थे वो 11 कोर कमांडर गए हैं और कहा जाता है कि दिखाने के लिए कोई हटाया गया है, वो भी वही कर रहे थे, इससे ज्यादा कार्रवाई कर रहे थे। देखिए, जो आपने पूछा है कि क्या नया वेव है, आप यदि इसको आगाज नहीं बोलिएगा, इसको आप दस्तक नहीं बोलेंगे, तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारिएगा। जब हम लोग बहुत सारे डिबेटों में आते थे और हमने कहा था कि टाइम फ्रेम ये आपको 1 महीने से कम का समय लगेगा, 15 अगस्त से के बाद आप सितंबर अक्टूबर में हम घूम रहे हैं और आपने ये दस्तकें देखी और हम उसको कहे कि छोटे वेपन, छोटे हथियार जिनके हाथों में पत्थर थे उनको छोटे हथियार दे दिए गए। और आपका सुरनकोट में देख रही हैं जो थाना मंडी में चल रहा है, और मेरे रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हुए हैं। ये उस समय जमाने में होता था जब 90 के दशक में होता था। हम अभी भी उन चीजों को भिजवाना चाहते हैं। आपको अजय जी, आपको पता होना चाहिए 500 फिदायन अटैक, फिदायन जो हक्कानी नेटवर्क से खड़े किए गए हैं, वो वेट कर रहे हैं टू गेट इनसाइड। एक फिदायन अटैक आपको आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आज एक 15 साल बाद एक आतंकी जो पाकिस्तान का रहने वाला है भारत से पकड़ा जाता है आपके कैपिटल के अंदर में, उसकी इंटीग्रेशन होती है और कितनी बार वो घूम कर आता है। तो हमारी चीजों में बहुत गैप्स हैं, इसको आप नहीं मानेंगे तो हम वो करेंगे। अभी तो आपने शुरुआत देखी है, इसको आगाज समझिए और हम इनसे मुंह फेर नहीं सकते हैं फिर, क्योंकि हम 2 दिन में बदल जाएंगे। अफगानिस्तान में जो आप प्रधानमंत्री गए हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूएन के पटल से कहा था कि अफगानिस्तान की धरती से कोई टेररिज्म का इस्तेमाल ना हो, उनका यह था। उन्होंने आतंकवाद के ऊपर में यह बोला था कि आतंकवाद को हथियार के रूप में ना यूज हो, उन्होंने यह कहा था। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री का पाकिस्तान का नाम ले ना ले, पाकिस्तान के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक ना करें और वो चीजें नहीं है, डिप्लोमेसी की बात नहीं है। आप क्या जमीन पे करते हैं और किस तरह से करते हैं, आप बताइए। 5 जवानों की शहादत हो गई। ये जो टेररिस्ट हैं, क्या ये वहां के स्लीपर सेल्स कर सकते हैं? ये पिच बैटल है जिसके अंदर में चल रहा है, अभी इनकाउंटर चल रहा है उसी इलाके में, और ये इलाका जब पुंछ से राजौरी की तरफ चला गया जी। ये या तो जमीन के ऊपर हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है और जमीन को हम पढ़ना नहीं चाहते। तो मेरा यह मानना है कि बड़ा अच्छा मौका है जिस दिन ये चीजें हो रही हैं और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर में बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे मानवाधिकार, उनको देखिए, यदि आपने तालिबान को ही दे दिया तो मैं कहता हूं जरूर मिले, मगर अनटिल अनलेस यूएन उसके अंदर में एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, और आप दे देंगे इस तालिबान के गवर्नमेंट को पैसे, खाना पीना, वहां की जो जनता है, और वो जनता जो 33 करोड़ है जिसमें हाफ विमेन है, जिनका मानवाधिकार शोषण डेली होता है। मगर यदि आप डिप्लोमेसी में, राजनीति में, ग्लोबल स्ट्रैटेजी में, देखिए, खुल के बोलिए, खुल के बोलना है तो खुल के काम होगा, नहीं तो हम ऐसे शहादत देते रहेंगे। आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया सिन्हा साहब, और यही सवाल मैं जनरल प्रसाद आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने 2 मौकों पर पाकिस्तान को यह बताया कि अगर हम अपनी पे आ जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे सैन्य फौजों की जो शहादत हो रही है, लगता है एक बार फिर पाकिस्तान को याद दिलाना पड़ेगा, लगता है कि उनको एक बार फिर यह बताना पड़ेगा कि आप अपने जूते से बाहर ना निकलें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके 2 मुद्दे मैं बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा तो यह है
कि हमें अपने देश के अंदर, कश्मीर के अंदर और पुंछ राजौरी के अंदर ये देखना है कि कहाँ कहाँ स्लीपर सेल हैं। जो हरकत पिछले 2 दिन में हुई है उसे 2 बात साबित हो रही है। जो ये ऑपरेशन इनिशियली गया था वो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस था। इसका माने ये है कि कोई ना कोई लोग हमारे अभी साथ हैं, लोकल पॉपुलेशन काफी हद तक हमारे साथ है, जो इंटेलिजेंस हमको देती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है। दूसरी बात यह है उसका ऑपोजिट, कई लोग ऐसे भी हैं जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको टेररिस्ट को यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। तो फर्स्ट इशू है हम लोगों को, चाहे फौज हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे रेडियो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें इस पर जोर देना है कि जो स्लीपर सेल्स हैं, जो सिंपथाइजर हैं, उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। बिकॉज जैसे एम्बेसडर सजनाब साहब ने कहा, पिस्तौल लेकर बच्चे आ रहे हैं, वो एक लोन आदमी की तरह आ रहे हैं, चाहे 2-3 ही होंगे, तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनको ढूंढने का केवल एक ही तरीका है कि वी हैव टू डेवलप बेटर इंटेलिजेंस। खैर बात ये रही। दूसरी बात है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान को एक दफा बालाकोट हो चुका है, पाकिस्तान को एक दफा उरी हो चुका है। अब उरी होगा, बालाकोट होगा या कुछ और होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता जी। और आजकल सीज फायर चल रहा है एक तरह से। तो सीज फायर का माने क्या है? वी कैनॉट टॉलरेट द सीज फायर को तोड़ना पड़ता है तो तोड़ना पड़ेगा। सीज फायर के अगेंस्ट काम करना है तो करना पड़ेगा। वी हैव टू नाउ पनिश पाकिस्तान। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव ड्रोन्स, we have satellites, we have millions of other aids and weaponry to neutralize some portions of those camps which are creating all these problems. जब तक कि इसका पाकिस्तान आर्मी पर अटैक नहीं होगा, जब तक इस पर पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तब तक पाकिस्तान तो नहीं मानेगा। ये कह देना कि जी तालिबान अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं, वो भी शायद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट सामने नहीं आया है कि कोई अफगानिस्तान का तालिबान का नुमाइंदा यहाँ पे पकड़ा गया हो। लेकिन जब बेसिक इशू जो सब पैनलिस्ट ने कह दिया आपसे कि पाकिस्तान इज द जड़ ऑफ दिस, इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ दिस, एंड दे नीड टू बी पनिश्ड। ऑफ कोर्स टेररिस्ट नीड टू बी पनिश्ड आल्सो, बट व्हाट आर वी टू, हाउ आर वी टू पनिश पाकिस्तान? एंड वी हैव टेक्नोलॉजी टू डू इट, वी डोंट हैव टू क्रॉस द बॉर्डर टू डू इट, एंड इफ रिक्वायर्ड हमको जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो न्यूक्लियर, वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है। आपने सुना होगा कल इमरान खान का बयान आया था, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। जरा सी भी बात होती है तो वो कहना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। इसका आप क्या कर, तो दैट मिथ हैज टू बी ब्रोकन। और ये मिथ 2 दफा ब्रेक हो चुकी है। बालाकोट में मिथ ब्रेक हो चुकी है और उसके पहले उरी में ब्रेक। बिल्कुल, मैं यही सवाल मैं मेजर जनरल मेस्टन आपके पास रखना चाहूंगा सर। इज इट टाइम टू कॉल द ब्लफ? अजय, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इट इज टाइम टू कॉल द ब्लफ। बट सवाल ये हो रहा है जो आपने दोनों जनरल्स को पूछा और अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं जी। मैं एज अ मिलिट्री मैन दोनों जनरल्स के व्यूज को एंडोर्स करता हूं, और साथ में मैं और कुछ अब बोलना चाहूंगा। देखिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर एनिमी। पाकिस्तान ने वॉर इंडिया में कैरी फॉरवर्ड किया है। इंडिया शुड ऑल्सो कैरी दी वॉर टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड इनसाइड पाकिस्तान। सवाल है कैसे है कि हमारे वीकनेस जो वो सोचते हैं कश्मीर है, मैं बोलूंगा उनकी वीकनेस को हिट करिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? नॉट कश्मीर, इट इज पश्तूनिस्तान। पूरा ड्यूरेंट लाइन के तरफ जो दोनों बॉर्डर, वो जो बॉर्डर है, पश्तून पॉपुलेशन और साउथ में जो बलूची पॉपुलेशन है दोनों साइड में, वहां पर उनको हिट करना है। अब कैसे? पहले तो डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर है। अब कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था मैंने इतने पश्तून देखे हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और बहुत भारी, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और मैं कई अफगान तालिबान को मिला हूं जो छोड़ चुके थे तालिबान, और वो आईएसआई के सारे जड़ और एजेंट्स को जानते हैं। वो कई बार मेरे को बोलते थे, जनरल साहब आप बताइए, अपने देश को हम बराबर उनको हिट करेंगे, हमसे आपको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो तालिबान से कोई अफगानी खुश नहीं है, पश्तून भी खुश नहीं है। ये सिर्फ 70 या 80 हजार तालिबान है।
बाकी अफगान पॉपुलेशन उनके खिलाफ है। आपने तो देख ही लिया, वुमेन है नंगरहार जैसी जगह में, जो पाकिस्तान के बॉर्डर में, जलालाबाद, कंधार वगैरह में। तो वी हैव टू कैरी द वॉर देयर एंड लेट अस रेज द इश्यू ऑफ ये डोरेंट लाइन, लेट अस रेज द इश्यू ऑफ पश्तूनिस्तान। कश्मीर इज नो इश्यू, कश्मीर इज अ इश्यू बिटवीन नॉट पाकिस्तान, वो हमारा खुद का मुद्दा है। हम क्यों उसको बायलैटरल बोलते हैं? इश्यू तो वो है। आपको पता है 1947 से 73 तक किसी भी अफगान गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया, तालिबान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था डोरेंट लाइन। तो हम क्यों चुप बैठे हैं? मैं तो बोलता हूं वी वर द लीगल कस्टोडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज ऑफ द बॉर्डर्स। हम क्यों नहीं सर्वे ऑफ, हमारे पास सर्वे जनरल ऑफ इंडिया है, हम बॉर्डर अलाइनमेंट को क्यों नहीं चेंज करते हैं? वापस हम पाकिस्तान जो अफगान बॉर्डर है और पाकिस्तान बॉर्डर है इंडस रिवर के साथ दिखाएं, जो 1883 से पहले था। ये इंडिया कर सकती है। दिस इज हाउ वी विल हिट देम। इसका एक डिप्लोमेटिक जवाब ले लेते हैं अशोक जी, इस पर बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगे। अशोक जी, आपने सभी बातों को सुना, क्या अब वाकई में वक्त आ गया है कि हम अग्रेसिव तरीके से, अग्रेसिव डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रखें और अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लाग लपेट के चीजों को साफ साफ कहें? देखिए, अग्रेसिवली तो डिप्लोमेसी में भी और एक्शन ऑन द ग्राउंड भी भारत दोनों ही चीजें करता रहा है। जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने बोला है, देखिए वहां पर उसके बाद, उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, उसके बाद आपने देखा जो 2 साल 2.5 साल तक बिल्कुल एकदम शांत रहा। जो भी उनका ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल वगैरह था वो भी इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट 2019 फरवरी में, और अब 2021 हो गया है। अब देखिए ये मैं कहूँगा काफी हद तक ये अफगानिस्तान में जो तालिबान की विक्ट्री रही है, मैं तो कहूँगा ये आतंकवाद की विक्ट्री हुई है, वहां पर टेरर की जीत हुई है। और इससे बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है, हौसला अफजाई हुई है। जो भी चाहे ये स्लीपर सेल्स रहे हैं पूरी इस क्षेत्र में या और दूसरी जगह भी, और या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो रहे हैं, उनमें भी जो भाई अगर देखिए वो तालिबान 20 साल तक वहां पर रहकर ऐसे वो कर सकता है और जीत सकता है, तो हम भी वैसा ही काम कर सकते हैं। हमको थोड़ा सा और पेशेंस होना चाहिए। मेरे विचार से ये वाली सब जो बातें हैं ये इनको एकदम झुठलाना होगा, जो ये बिल्कुल भी भारत के संदर्भ में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दोनों तरीके से डिप्लोमेसी से तो मेरे विचार से कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है अजय जी, जहां पर कि चाहे प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो या कोई भी हो, उन्होंने पूरे बिल्कुल बेबाकी से पाकिस्तान के बारे में, ठीक है आपने कहा नाम लिया नहीं लिया, मेरे विचार से उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चीन का नाम नहीं लिया, जब वो प्रधानमंत्री पिछले साल लद्दाख में गए थे तो उन्होंने विस्तारवाद के बाद बात की थी, चीन का नाम नहीं लिया था। मेरे विचार में उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, परंतु योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। और वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और बालाकोट भी किया। अभी भी मेरे विचार से वक्त वही आ गया है जो FATF जो इंटरनेशनल उसमें हम कर सकते हैं, वो तो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और यहां पर भी जैसे पहले भी कहा गया था दैट वी शैल चूज टाइम एंड प्लेस, जहां पर हमको ठीक लगता है, और उसी के हिसाब से ये पूरे, मतलब इट इज नॉट समथिंग जो भाई आप रूफटॉप्स पर खड़े होकर ऐलान करिए जो हम यहां से इस समय ये करने वाले हैं। परंतु मेरे विचार से नियत भी है और इसको ये देख भी रहे हैं। जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा, मैं उनसे मानता हूं, जो अभी तक हमारे साथ अफगानिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है, क्या उसका कनेक्शन है, अभी तक वो पूरी तरीके से साफ हो जाने दीजिएगा और तब मेरे विचार से कोई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, एक और छोटा सा सवाल, और उसका उम्मीद करता हूं थोड़ा जवाब देंगे क्योंकि हमारे पास अब जरा वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के जो बयानबाजी है वो विभाजनकारी कहीं बड़े पैमाने पर है, क्या इसका भी इंपैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से मुद्दा और उलझ जाता है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थोड़ी सी ब्लंट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, जो अगर हमको
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पूरी तरीके से अपने को अपनी जो पूरी शक्ति है वो दिखानी है, तो हमको अंदरूनी तौर पर बिल्कुल पूरी तरीके से हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और अगर हम बताते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर और अपने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अगर हम ये बताते हैं जो यहां पर विभाजन है, यहां पर दरारें हैं, यहां पर लकीरें हैं, बीच में फिशर्स हैं, तो तब ये बाहर पूरी दुनिया में भी बहुत ही गलत संदेश भेजता है। और केवल संदेश नहीं है, ये जो भी वहां से आतंकी हैं वो समझते हैं जो हमारे यहां पर ये सपोर्ट करने वाले हैं और हम वहां पर जा सकते हैं और कर सकते हैं, और जो वहां पर और लोग हैं वो भी हमारे साथ मिलकर ये काम करने वाले हैं। तो ठीक है, बिल्कुल दोनों तरफ से, चाहे वो सरकार है और विपक्ष है, दोनों को जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उस पर तो ठीक है, दूसरी चीजों पर आप पॉलिटिक्स करिए, परंतु जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जनरल प्रसाद प्लीज सर। बस सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, दोबारा जो जनरल साहब ने पहले कहा वो बड़ी मतलब की बात थी, उस पर अगर गौर किया जाए कि हमें वही करना है जो पाकिस्तान हमारे बरखिलाफ कश्मीर में करता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी है ड्यूरेंट लाइन की, मैं इनको पूरा सपोर्ट करता हूं, और इसीलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी बोलने के लिए कि वी मस्ट एक्सप्लॉइट दिस पश्तून फ्रेंडशिप जो हमारे साथ है, उसी तरीके से उनको जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को भी और तालिबान को भी। I really wanted to just say that I support the view that has just been given. Thank you. जी, जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने अभी बताया कि जैसे दिल्ली में जो एक आतंकी अभी पकड़ा भी गया है, पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन हमारे खुद के स्ट्रक्चर में जो ये लैक्यूने हैं, ये जो गैप्स हैं, ये हमारे लिए कितने घातक हैं? इसको भरने की क्या क्या सख्त जरूरत कोशिश है जिसको हमें तुरंत करना चाहिए? क्योंकि इस तरह से अगर कोई 15-15 साल से हिंदुस्तान में रहे पाकिस्तानी नागरिक, ये तो हमारे यहां बहुत तबाही मचा सकता है। देखिए अजय जी, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। जिस देश में आतंकवाद, देश की बाहर की सुरक्षा, उसको यदि आप राजनीति से जोड़ें, और देखिए राजनीति में मैं भी 5-6 सालों से डिबेट में आ रहा हूं, हर एक चीज को केवल राजनीति, दो पक्ष, एक सत्ता पार्टी एक विपक्ष के ऊपर में, ये उसके कारण ये पनाह उसको मिलता है, और ये पनाह उसका मैं मानता हूं उसका कारण ये जो आप अभी पकड़े हैं, इसको केस स्टडी लेनी चाहिए। केस स्टडी, एक बंदा है जो पाकिस्तान में है और पंजाब प्रांत से आता है और उसको आइडेंटिफाई करके आईएसआई भेजता है बांग्लादेश के, और ये मैं ही बता रहा हूं, ये ब्रीफिंग आई है यहाँ के पुलिस कमिश्नर की, वहां से वो बांग्लादेश के रास्ते आता है और यहां पर आकर के वो मैरिज करता है, आधार कार्ड बनाता है, सारा चीज बनाता है, पासपोर्ट बनाता है बिहार जाकर के, और नंबर ऑफ टाइम वो पाकिस्तान जाता है, नंबर ऑफ टाइम विदेश जाता है, और वो क्या है, मौलवी हैं, और वो कहता है कि शायद वो झाड़ू टोना ये करते हैं, उस तरह के जो चीजें, और उसका पूरा का पूरा जो रंग है वो सियासी रंग है, वो पूरा का पूरा मजहबी रंग है, उसमें सन जाता है, और वो आपके बैठ कर चलाता है, और हम पकड़ते नहीं। 15 साल लग गए, तो हम कहां हैं? हम कितना भी कह लें कि हम कितना डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजीज आगे, मेरा मानना है कि हम लोग बहुत इसमें हमारी कैपेबिलिटी है, मगर करने की क्षमता नहीं है, सोच नहीं है। आपको 15 साल से एक आतंकवादी आपके दिल्ली में बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जिस दिन, उस दिन नेक्स्ट डे आपके दिल्ली में ये हो जाता है, दंगा हो जाता है, और वो कहते हैं दंगा हमने हमें दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान ने कराया, क्योंकि वो नहीं जाता है, मगर हम उसको उस मजहबी रंग में दे दिया कि हिंदू मुस्लिम है, ये इसके दंगे। हम जानते हैं, पढ़ते हैं, अब जम्मू एंड कश्मीर की चीज हम यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारी समीक्षाएं, हमारी व्याख्याएं, सब चीज गलत है। जैसे शंकर प्रसाद बता रहे थे, महसिन साहब बता रहे थे, कौन हम एब्सोल्युटली ये सब लोग बोलते हैं। जंग प्रसाद ने कितनी बार बताया होगा कि पाकिस्तान को टैकल करना है तो किस तरह से टैकल करें, मगर वो उन फ्रंटों के अलावा आप ईस्टर्न फ्रंट जहां हम खड़े हैं, आप फरवरी के महीने में यूएई के कहने से आप वहां पर फायरिंग बंद कर देते हैं, और वो पूरे के पूरे वहां के टेररिस्ट को ले जाता है, सारे तंजीमों को, अफगानिस्तान में बैटल करता है, जीतता है, वो अपनी मकसद पूरा करता है, फिर आपके पास ले आता है। इसका कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा विश्लेषण है इसके ऊपर में? और आज भी हम ये कहते हैं द फायर
वो हमारा सीज फायर होल्ड कर रहा है और हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स मर रहे हैं। ये कौन सा विश्लेषण है, ये कौन सी डिप्लोमेसी है, ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? और ये इतनी तीखी स्ट्रेटेजी नहीं होगी और हम इसमें ही लगे रहेंगे कि ये राजनीति का मुद्दा है। ये महबूबा कह दें, ये कह दें, हम क्यों लाते हैं उनको? हम आतंकवाद एक देश के ऊपर प्रहार है, हाइब्रिड वॉर का जमाने में हम गुजरे हैं। हम चाइना से लड़ रहे हैं, मगर उसमें भी राजनीति होगा कि दूसरा पॉलिटिकल एक कहेगा कि हमारी जमीन ले ली, कोई कहेगा जमीन नहीं ली, हम उसमें पड़ जाते हैं। फायदा किसको होता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया और इसी बात पर मैं इस पूरी बहस को खत्म करना चाहूंगा। मैं एक आखिरी कमेंट मेजर जनरल मैस्टन आपसे ले रहा हूं। आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र भी किया था और उसके बाद जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। पाकिस्तान ने उसे कई तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या आज इस बात पर भी हमें जोर नहीं देना चाहिए कि बतौर देश हम एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं? कई मौकों पर राजनीति हमारे राष्ट्रहित पर हावी हो जाती है। यह तो देश को ही खोखला करने वाली बात है। आपने जो सवाल उठाया है, मैं फिर बोलूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार जनरल सिन्हा ने भी बोला है, देखिए, एक है एक्सटर्नल डायनेमिक्स, जिसको अभी हमने काफी बातचीत कर ली है सारे पैनलिस्ट ने, और एक है इंटरनल डायनेमिक्स। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक आर्मी के जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल, जो स्ट्रेटेजिस्ट थे जी, और इन्होंने 2008 में एक किताब निकाली थी, इंडियाज वॉर ऑन टेरर, जिसमें मैंने खुद एक चैप्टर लिखा था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस, और मैं सारी इंट एजेंसीज के पास इंक्लूडिंग रॉ के पास गया था और उसके ऊपर मैंने लिखा था। कहने का मतलब है, देखिए, ये जो स्लीपर सेल्स हैं 15 साल से बैठे हुए हैं और एक नहीं आज और भी निकलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हमारी इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। एक क्रेडिट वाला खेल नहीं होना चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो राजनीति है, देखिए, एनीवन हु इज इन इंडिया ही बिलोंग्स टू इंडिया। ये जो अभी एक बीच में राजनीति कई सालों से चली है कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। हम सब भारतीय सेना और इंडियन आर्मी से तो सबको सीखना चाहिए। हमारे वहां पर सर्वधर्म स्थल होते हैं, हम तीनों यहाँ जनरल्स बैठे हुए हैं। हम चाहे कोई भी त्योहार होता था, हम सब त्योहारों में जाते थे, जवान हमसे खुले दिल से बात करते थे। लीडरशिप ये होती है कि हमको यूनाइट करना है। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि जनरल्स इंडियन आर्मी के लोगों को, जवानों को डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। इसीलिए देश में भी आज हमारी सब लीडरशिप को, चाहे कोई सी भी पार्टी को, हमारे को एक ही लैंग्वेज बोलनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं। और साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से मुझे आपको बीच में रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने जो बात मैं यही बोल दूंगा, फिर कोई भी आतंकवाद इंडिया में नहीं आ सकता, क्योंकि वो पने कौन देगा? हमारे ही लोग देंगे। और जब ये यूनाइटेड हो जाएंगे, कोई पने नहीं देगा और वो अपने आप आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।